वेलकम गाइस, दिस इज नीतीश, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं द वाइटल क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे पहले पॉडकास्ट सीरीज में, जिसका नाम है व्हाई सोलर पैनल्स आर नॉट पॉपुलर। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि द वाइटल क्वेश्चन क्या करता है अपनी रील्स में, और ये भी बताया था कि हम आगे क्या करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि हम इस पॉडकास्ट में या आने वाले किसी भी पॉडकास्ट में कैसे फॉरवर्ड मूव करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन रखना चाहता हूँ। मैं आपके सामने कोई स्पीच नहीं बोलूँगा, मैं आपके सामने कुछ याद करके नहीं बोलूँगा, आपके सामने पढ़ूँगा, हम डिस्कस करेंगे, आप कमेंट करेंगे, अगली वीडियोस में वो कमेंट्स डिस्कस करेंगे, ताकि एक इंटरैक्टिव सेशन हो। क्योंकि वाइटल क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ नॉलेज बढ़ाना नहीं है। नॉलेज तो बहुत जगह बढ़ रही है, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हम एक डिस्कशन, एक इंटरैक्टिव कम्युनिटी बनाएं, जिसके अंदर हम नए नए आइडियाज़ को डिस्कस करें, जिससे हम जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस की हमें रिक्वायरमेंट है, हम एक्टिवली उन पे वर्क कर पाए। वरना ऐसे सिर्फ मैं आपको बता दूं और आप देख के खुश हो जाएं और हम सब कितना प्रोडक्टिव फील करें, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, राइट। सो हम डिस्कस करेंगे, आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। डिस्कस के थ्रू हम कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके जाएंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। डिस्कशन से बात खत्म नहीं होती जब तक एक्शन नहीं लेंगे, एक भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, राइट। सो मूव ऑन करते हैं हमारे पहले पॉडकास्ट सीरीज, इसका नाम है व्हाई सोलर पैनल्स आर एवरीवेयर। नाउ वैसे तो सोलर पैनल्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी हैं अब पहले के मुताबिक, और साथ ही साथ इनके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट करूँ कि हमने एग्जैक्टली सोलर पैनल्स क्यों चूज़ करना शुरू किया, राइट। उसमें कई पहलू आते हैं। सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स का अगर हम देखें तो वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम कितने साल और चला लेंगे, एक 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, 150 ईयर्स, उसके बाद हमारे पास वो रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं। और साथ ही साथ जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, अभी पिछली 2-3 सेंचुरीज में हमने बहुत फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया, स्पेसिफिकली कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन जिस रेट से हमने पॉल्यूशन बढ़ाया है ना, जिस रेट से हमने कार्बन एमिट किया है, उसके नुकसान इतने ज़्यादा है कि अगर हमने विदाउट कोई एक्शन इसको कंटिन्यू किया ना, तो इतने बुरे इम्पैक्ट आने वाले हैं कि हम उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, वाटर क्राइसिस हो जाएगा, एयर क्राइसिस, कहते हैं ब्रीथिंग इश्यूज होने लगेंगे, कैंसर बढ़ने वाला है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कितने लोगों को आजकल पहले से ज़्यादा कैंसर होता है, दैट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, राइट। इसीलिए हमने चूज़ किया कि हम कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दें, हम कोई ऑल्टरनेटिव व्यूज़ की तरफ जाएँ, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ आए। उसमें से सोलर एनर्जी एक है। वैसे तो सोलर एनर्जी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्थ है, एनर्जी सोर्स ऑफ अर्थ है। अगर आप देखें तो हर चीज़, इवन पौधे भी ड्यू टू सनलाइट ही पैदा हुए थे। वही मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दफन हो गए थे अर्थ के नीचे, और वही आज हम फॉसिल फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। हम खाना खाते हैं, उसमें भी सोलर एनर्जी की फॉर्म में, सोलर एनर्जी को दूसरी फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सोलर एनर्जी है। लेकिन अभी हम डायरेक्ट हार्नेसिंग ऑफ सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, और उसमें जो हमने तरीके निकाले हैं फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू, बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप में, लेकिन उसमें बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जो हमें अभी भी जिन पे अभी भी हमें वर्क करना है। अगर वो कमियां हम सॉल्व नहीं करेंगे तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं कि हम उसको सस्टेनेबली आगे नहीं जा पाए। तो सबसे पहले तो हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि सोलर पैनल के एग्जैक्टली एडवांटेजेस हैं क्या। क्लीन है, डाइवर्स एप्लीकेशंस है, कार्बन फ्री है, लो मेंटेनेंस है, रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, जो मार्केट है। अभी इन सबका क्या हो गया, ये तो सब मैंने पढ़ दिया आपके सामने, लेकिन एग्जैक्टली क्या मीन है। क्लीन है ताकि कोई पोल्यूशन नहीं होता है। सोलर पैनल एक बार आप लगा लो, उसके बाद आप क्लीनली एटलीस्ट अपने एंड पे क्लीनली आप एनर्जी क्रिएट करते हैं। और एक बार आपने लगा दिया, एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगा दी, उसके बाद तो बस आपको एनर्जी हार्नेस करनी है और आपको अपनी कॉस्ट वसूल करनी है। लेकिन उस क्लीन सिर्फ आपके एंड तक होने से काफ़ी नहीं होगा। हमें पहले के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेके उसके डिस्पोजिंग तक हर चीज़, हर प्रोसेस क्लीन होना चाहिए। उस पर हम आगे ध्यान देंगे। बाकी डाइवर्स एप्लीकेशंस, अभी आप देखिए सोलर कार्स आ रही हैं, हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं सोलर पैनल्स के, सोलर सेल्स के, जो कि बहुत ही वाइड स्प्रेड हो रहा है। नॉट इनफ बट स्टिल हो रहा है। कार्बन फ्री है, ऐसे मैंने बताया, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ बर्न नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई कार्बन भी नहीं निकलेगा। लो मेंटेनेंस है, एक बार आप लगा देते हैं तो फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ मेंटेनेंस
टाइम टू टाइम करना पड़ता है, बट वो बहुत ही मिनिमम होता है। रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, और के पास सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही, हमारे पास सन तो कहीं नहीं जाने वाला, राइट। सो एक रिन्यूएबल सस्टेनेबल है लॉन्ग टाइम तक, इवन आई थिंक 200 300 थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड न्यू जॉब मार्केट, अब बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स आउट हो रहे हैं, हमें सोलर एनर्जी पे वर्क करना है, तो रिसर्च होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्पोजिंग होता है, तो हर सेक्टर में जॉब्स बढ़ती हैं, हर तरह के लोग नई टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, तो ऐसे जॉब मार्केट भी न्यू क्रिएट होता है, जो कि बहुत सही है। अभी एडवांटेजेस तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। मोटे मोटे तौर पे आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन फिर भी हम ऊपर ऊपर से नहीं जाएंगे, हम डिटेल में जाएंगे, बिकॉज अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अगर हमें इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, तो हमें डेप्थ में जाना होगा, प्रॉब्लम को गहराई से समझना होगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। ऑन रिसर्चिंग मैंने सोलर एनर्जी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको 7 मेजर मेजर एरियाज में क्लासिफाई की है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ये क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो वेदर डिपेंडेंसी। सोलर एनर्जी आपको पता है सोलर बेस्ड है, तो ऑफकोर्स नाइट में वो नहीं यूज़ हो पाता है। साथ ही साथ कभी बादल आ जाए, कभी क्लाउडी, कभी रेन हो जाए, तो उससे भी वो उस दिन भी एनर्जी प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं होता है जितना हमें रिक्वायरमेंट है, तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी आपको पता ही है कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी जो कमर्शियली आपके पास अवेलेबल मार्केट में अराउंड 20% ही है, और जो बहुत अच्छी कंपनीज है वो शायद 25% तक देते। लेकिन अगर हम रिसर्च की बात करें तो इवन आफ्टर सो मच रिसर्च, जो कि हम देख ही रहे हैं, स्टिल वी आर नॉट एबल टू क्रॉस 50% एफिशिएंसी मार्क। सो एफिशिएंसी में अभी भी काफ़ी पीछे हैं हम सोलर एनर्जी में। एंड अदर डिसएडवांटेजेस जो हम देखते हैं वो कैपेसिटी फैक्टर। मैं आपको कैपेसिटी फैक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आप ऐसा समझिए कि जो हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर ट्रांसमिशन का, वो ग्रिड जो है वो उन्हीं पे वो कंसिस्टेंट पावर जनरेशन पे वर्क करते हैं। वो तभी इकोनॉमिकली वायबल होते हैं बिकॉज उनके पास कॉन्स्टेंट हाई अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन होता है, पावर ट्रांसमिशन होता है। लेकिन जैसे कि हमने बात की वेदर डिपेंडेंसी में सोलर एनर्जी में काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता है, लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज पावर ट्रांसमिशन होता है वो हाई टेंशन पे किया ही इसलिए जाता है ताकि लॉसेस मिनिमम हो। लेकिन जब फ्लक्चुएशन इतने बढ़ जाते हैं तो उस लेवल पे हम वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये रीज़न है कि जो करंट ग्रिड है ना, वो सोलर पैनल से कनेक्ट होके एट मैक्स 15% कैपेसिटी पर ही चल पाता है। वहीं अगर हम कोल प्लांट्स की बात करें तो वो ओवर 80% कैपेसिटी पे वर्क करते हैं। तो इस रीज़न से कोल के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाती है सोलर पैनल से। एक अदर रीज़न है कि हम इसको इतना वाइड स्प्रेडली यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारी एनर्जी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी इतनी इस लेवल की फ्लक्चुएशन को हैंडल करना पॉसिबल नहीं समझ रहा। अनदर डिसएडवांटेज इज इन्वेस्टमेंट। अभी आई नो एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को काफ़ी मुश्किल मानते हैं। अगर आप इंडिया में ही बात करें तो अगर आपको एक घर में अपने सोलर पैनल लगाना है, तो आपको अपने घर में सोलर प्लांट लगाना है, तो आपको अराउंड 1 लाख to 2 लाख स्पेंड करना पड़ता है, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते। वो श्योर कि आगे चल के वो आप वसूल कर सकते हैं, वो आप जितनी एनर्जी क्रिएट करेंगे, लेकिन वो इनिशियल कॉस्ट हर किसी के लिए ईजी नहीं है, राइट। सो उस रीज़न से भी बहुत से लोग नहीं लगा रहे हैं अपने घर पे। सेकंड थिंग इज एरिया फैक्टर। अभी सोलर एनर्जी को करने के लिए हमें काफ़ी एरिया चाहिए होता है। सोलर पैनल्स का एक सरफेस एरिया के बेस पे एनर्जी जनरेशन पर यूनिट होता है, एंड हम उसको मॉड्यूलर बना सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं कि एक स्मॉल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो, लेकिन एक लिमिट तक आप या तो आप टेक्नोलॉजिकली बहुत क्रिएटिव भी हैं और आगे भी हैं, या तो आपके पास एरिया ज़्यादा है तभी आप एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये एरियाज़ हैं कुछ जिनमें हम देखना है। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड पॉल्यूशन। अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक रिपोर्ट ने बताया था कि सोलर सेल प्रोडक्शन में पर यूनिट के हिसाब से 3 गुना पॉल्यूशन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपैरेटिवली। सो आप देख ही सकते हैं कि ये सिलिकॉन से बनाया गया ये सोलर सेल इतना क्लीन नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, अगर आप बाकी उससे देखें। और दूसरी बात पॉल्यूशन। अभी ऑन एन एवरेज सोलर सेल की जो लाइफ होती है वो 25 ईयर्स होती है, राइट। लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स उसको कैसे डिस्पोज करें। अभी पूरे वर्ल्ड में 2030 तक बहुत प्लान्स है कि ओवर
600 to 800 गीगावाट्स की गोल लेके चल रहे हैं, और इंडिया ही खासकर 2030 तक अराउंड 500 गीगावाट्स तक का प्लान कर रहा है। सो आई एम श्योर प्लानिंग तो ज़्यादा ही है, लेकिन अभी भी इंडिया के पास सोलर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है। एंड साथ ही साथ अगर आप वेस्ट जनरेशन की बात करें तो 2030 तक एक एस्टिमेट है बाय down2earth.org.in के एक ब्लॉग में जो कि उन्होंने जनवरी 2022 में लिखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया क्यूमुलेटिव वेस्ट जनरेट कर सकता है 2030 तक ऑफ अराउंड 34,600 टन, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उसको अगर हम मैनेज करने की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उनको कैसे किया जाता है, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, अगर वो नहीं देखेंगे, सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम विल बी नीडिंग टू सॉल्व। तो एक ये रीज़न भी है कि अभी हमको इस चीज़ पे भी वर्क करना है। तो दीज आर द ब्रॉड क्लासिफिकेशंस जो मैंने बात की है सोलर सेल्स के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो इन्हीं के डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहले डिसएडवांटेज की बात करेंगे हम इस एपिसोड में, जो है वेदर डिपेंडेंसी। अभी वेदर डिपेंडेंसी मैंने आपको बताया ही कि उसमें अभी कभी शेड आ जाता है, कभी नाइट को हम नहीं कर पाते। तो बहुत सारी इश्यूज़ की वजह से हम जिस लेवल पे हम कोल प्लांट से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, उस लेवल पे हम सोलर एनर्जी पे नहीं कर पाते। 2016 में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने एक पेपर पब्लिश किया। इसी पब्लिश्ड पेपर में उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक प्रेडिक्शन मॉडल बनाया। ये प्रेडिक्शन मॉडल डेनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किए हर 3 घंटे में जो ग्लोबल इरेडियंस फॉरकास्ट इंफॉर्मेशन होती है, उसको यूज़ करके अलॉन्ग विद डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवरेज, सनशाइन ड्यूरेशन, इन सब और भी बहुत सारे पैरामीटर्स थे, इन सब को यूज़ करके अलॉन्ग विद 6 डिफरेंट मैट्रिसेस बाय नेशनल वेदर सर्विसेज इन यूएसए, जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होती है, उन्होंने एक प्रेडिक्शन मॉडल बनाया था जो एआई एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करके 15 मिनट्स के पावर जनरेशन को एनालाइज करके नेक्स्ट 36 आवर्स का पावर जनरेशन सोलर के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकता था। इस मॉडल के थ्रू वो कोशिश कर रहे थे कि सोलर वेदर डिपेंडेंसी जो सोलर पैनल्स की होती है उस पर वर्क कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके, ताकि हम एज मच एज पॉसिबल अपनी पावर जनरेशन के हिसाब से अपने ग्रिड्स को एडजस्ट कर सके, पावर जनरेशन की फ्लक्चुएशंस को टैकल कर सके। दूसरा तरीका जो है वो है सोलर ट्रैकिंग। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ने एक पेपर पब्लिश किया था 2018 में। उन्होंने लो कॉस्ट ऑटोमेटिक मल्टी एक्सिस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बनाया था। जैसे जैसे सूरज की डायरेक्शन बदलती है, उसी हिसाब से सोलर पैनल्स भी अपनी डायरेक्शन सूरज की तरफ करके बदलते हैं, ताकि एज मच एज पॉसिबल वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। और कुछ सिमिलर सी टेक्नोलॉजी इंडिया में बेंगलोर के रेवा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने भी एक पेपर में पब्लिश किया था, जिसपे उन्होंने भी मल्टी एक्सेस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम की बात की थी। अभी आप देख ही रहे हैं कि इस वे से भी हम सोलर डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी एज मच एज पॉसिबल कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जहाँ हम एक साइड सोलर प्रेडिक्शन मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें पता लग सके हम कितनी एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हम ये वर्क कर रहे हैं कि जिस हिसाब से सूरज की दिशा है उसी तरफ सोलर पैनल्स को मूव करके मैक्स टू मैक्स सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों ने कोशिश की कि सोलर एनर्जी को बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते। दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करने से जो इनकंसिस्टेंसी है सोलर पावर जनरेशन में, उसको टैकल किया जा सकता है। तो इसी तरह हम बहुत सारे वेज में वर्क कर सकते हैं कि कैसे सोलर एनर्जी के इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम वेदर डिपेंडेंसी को टैकल कर सके। एक और तरीका है इसको टैकल करने का, और ये बहुत ही हाई टेक है, लेकिन अभी तक ठीक से डिप्लॉय कहीं भी नहीं हुआ है। आपने स्पेस बेस्ड सोलर एनर्जी का नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। स्पेस बेस्ड सोलर एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सैटेलाइट के थ्रू हम एनर्जी जनरेट करते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, हम स्पेस में एनर्जी जनरेट करेंगे, क्योंकि स्पेस में ना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई और ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। हम कंटिन्यूसली एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और वो जो एनर्जी जनरेट होती है ना, उसको माइक्रोवेव्स के फॉर्म में अर्थ की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे हम उस माइक्रोवेव को कलेक्ट करके उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट है तो काफ़ी पुराना, लेकिन इसको अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप कहीं भी नहीं किया गया। बहुत सारी कंट्रीज एंड उनकी स्पेस एजेंसीज वर्क कर रही हैं इस प्रोजेक्ट को फिजिबल बनाने में, लेकिन अभी भी इसमें टाइम है कि हम एक लार्ज स्केल पे इसको होता हुआ देखेंगे। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में विकिपीडिया पेज का आप जाके रीड कर सकते हैं।
नाउ आई नो कि विकीपीडिया पेज एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं होता है, लेकिन आपको एक ब्रॉड सेंस में आइडिया जरूर लग जाएगा, ताकि अगर हमें आगे फर्दर डिस्कशन करना हो तो हम डिटेल में इसको कर पाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा, एंड आई होप कि इसके बाद आप जाके इसके बारे में स्टडी करें, इसके बारे में और पढ़ें और इस पर वर्क करना स्टार्ट करें। बिकॉज गाइज, हम जितना मर्जी डिस्कशन कर लें, जब तक हम एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे। और हमें इम्पैक्ट लाना है, हमें जितने भी सॉल्यूशंस है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनको यूज़ करके एक्चुअल सस्टेनेबल इम्पैक्ट लाना है, ताकि हमारी सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही सस्टेनेबल वे में, क्लीन वे में आगे बढ़ सके। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या आपको लगा कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है इस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर, या आपको लगता है कोई और डिसएडवांटेज भी है जो मैंने मिस आउट कर दिया है, तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट करें। आप हमें ट्विटर पे भी टैग कर सकते हैं, जो कि मैंने इसका हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, और आप अभी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ा सकें, द वाइटल क्वेश्चन कम्युनिटी और बड़ी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट ला सके। डिस्कशंस बहुत होते हैं, इट्स गुड, बट दे आर ओनली द फर्स्ट स्टेप। अनटिल अनलेस वी स्टार्ट टेकिंग एन एक्शन, इस सब का कोई फायदा नहीं, बिकॉज वी नीड टू टेक स्टेप नाउ एंड वी ऑलरेडी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। इट्स टाइम फॉर एक्शन। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द वाइटल क्वेश्चन।